देखो आप 2 दिन के लिए कहीं गए हुए थे? अब देखिए कि ओके हम यहाँ देखेंगे दिस इज, अभी इसको क्या कहते हैं? यूनाइटेड किंगडम। इसमें कई देश थे। कौन कौन से देश थे? दैट इज स्कॉटलैंड, आयरलैंड, ब्रिटेन। तो पहले क्या था बताइए? स्कॉटलैंड, और कौन था? ब्रिटेन, और एक और कौन सा था? स्कॉटलैंड के लोग बैक पाइपर बजाते हैं और फ्रॉक पहनते हैं, वहाँ के लोग, ठीक है, अलग तरीके के होते हैं। तो इसने, ब्रिटेन ने क्या किया बताइए? ठीक है, सेटल हो जाइए। ब्रिटेन ने सबसे पहले स्कॉटलैंड को अपने में मिला दिया, उसका एनेक्सेशन कर लिया, बोला अब तुम मेरे साथ हो। ब्रिटेन बहुत शक्तिशाली था। इस चीज से फिर ब्रिटेन का नाम क्या बदल गया? बोलिए। पहले ब्रिटेन था, जब स्कॉटलैंड इसमें मिक्स हो गया तब इसका नाम क्या पड़ गया? बोलो। स्कॉटलैंड। जब स्कॉटलैंड मिल गया इसका नाम पड़ गया ग्रेट ब्रिटेन। और फिर इसके बाद इसने और किसको मिला लिया? आयरलैंड। फिर इसका नाम क्या हो गया? यूनाइटेड किंगडम। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें नेशनलिज्म आया। अभी तो वो एक नेशन की तरह है, हम अलग अलग देशों में नेशन की अवधारणा समझ रहे हैं। जहां पर ये देखो, दिस इज स्पेन। स्पेन के इधर क्या है? फ्रांस। यहाँ पर प्रूशिया है, दैट इज, ये आल्प्स पर्वत है, माउंट ऑफ आल्प्स है, बीच में यूराल पर्वत है। कौन सा है? यूराल। अच्छा, इधर देखो, ये क्या है? जो प्रूशिया है, प्रूशिया के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रूशिया का नया नाम क्या है? अब इसे क्या कहते हैं? जर्मनी। जर्मनी का यूनिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये चीज क्या है? बोलो जस्मिता। इटली। इसको क्या कहते हैं? सबसे पहले इसको कहते थे किंगडम ऑफ सिसिलीज। क्या कहते थे? सिसिलियों का साम्राज्य। इसका नाम है सार्डिनिया। ये क्या है? सार्डिनिया। इसको कहते हैं पीडमोंट। यहाँ का राजा, जो सार्डिनिया का राजा था, विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल। अच्छा, इसका कौन राजा है? विक्टर इमैनुअल, ये इसका राजा। सही है। और इसका मंत्री कौन है? नहीं, बताओ मंत्री कौन है? दैट इज कैमिलो डी काबूर। ठीक है, तो इटली का हम देखें। अभी हम लोग इटली का देख रहे हैं। नाउ जरा इस चीज को देखें। ये किंग है और इसका मंत्री कौन है? दैट इज मिनिस्टर कौन है? कैमिलो डी काबूर। समझो इस चीज को। इटली जो है, इसके 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हिस्से हैं? एक नॉर्थ इटली, ठीक है, एक मिडिल इटली, और तीसरा कौन सा है? साउथ इटली। जो साउथ इटली है वो मुगलों का मतलब है ऑटोमन एम्पायर, सुल्तान के अंडर में, टर्किश एम्पायर। अभी टर्की है वो, ठीक है। तो वो किसके अंडर में था बताओ? साउथ इटली। भी पूछा जाएगा तुमसे, साउथ इटली किसके अंडर में था? बोलो। ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर था। पहले जो ये था पूरा टर्किश एम्पायर था ना। तो इस ये वाला किसके अंडर में है? बोलो। चांद तारा, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। साउथ इटली समझ में आ गया? इसको कहेंगे ऑटोमन। और ये जो बीच वाला है मिडिल इटली, इसको रोम कहते हैं। रोम का बहुत रिच हिस्ट्री है।
और ये कहा जाता है रोम इज नॉट बिल्ट इन ए डे, एक दिन में नहीं बना है। उसी के नाम पे सारे महीने के नाम रख दिए, जूलियस सीजर जुलाई, ऑगस्टस अगस्त, सारे महीने के नाम उनके राजाओं के नाम पे रख दिए। तो रोम एक महान साम्राज्य है। आज यहीं पर वेटिकन सिटी है और यहीं पर पोप बैठते हैं। लेकिन उस समय ये जो रोम था, उसकी सभ्यता और उसका जो भी है उसको रोमेनिज्म कहते हैं। रोमांटिसिज्म वर्ड कहाँ से आया है? रोमन सभ्यता से। जो बड़े बड़े चित्र बनाए जाते थे, स्कल्पचर बनाए जाते थे, किताबें लिखी जाती थी, रोमांटिक बुक्स, ये रोमन एथिक्स और रोमन कल्चर ही तो है जो हम तरह तरह की कहानियाँ पढ़ते हैं। तो और अभी भी तुम वहाँ पर देख लो, जो बड़े बड़े कोलोसियम है, बड़े बड़े हॉल हैं, अभी भी देखने लायक हैं, जबकि उनके भग्नावशेष बचे। इट इज़ ओनली रिमेनेंट्स आर देयर। तो तुम्हें ये मालूम है जो मिडिल ऑफ इटली है वो किसके अंडर में था? कैथोलिक्स के अंडर में, रोम के अंडर में। कैथोलिक्स कौन से होते हैं? ऑर्थोडॉक्स चर्च, कि भगवान ही सब कुछ है और जीसस उनके भेजे हुए बेटे और राजा उनका सिर्फ एक प्यादा है। इट इज़ ए पॉन। समझ में आई बात कि नहीं? तो बताओ मुझे, साउथ इटली किसके अंडर में था? और मिडिल इटली? ये सही बता रहे, दैट इज कैथोलिक। किसके अंदर में था? रोम के अंदर। रोम में अभी भी कैथोलिक माना जाता है। अच्छा, ये जो था ऊपर वाला, ये किसके अंदर में है? ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग। यहाँ पर किसका था बोलो? साम्राज्य ऑस्ट्रिया, और कौन सा था? हैब्सबर्ग। सही है। इसी की राजकुमारी मैरी एंटोइनिटी लुई 16 से ब्याही थी। फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16। लुई 16 की ससुराल थी ऑस्ट्रिया। तो अब हम क्या कहेंगे बोलो? जो नदर्न इटली है वो किसके अंदर में था? ऑस्ट्रिया है। तीन चीजों के अंदर में था। अच्छा, इनका जो मंत्री था कैमिलो डी कावूर, वो बहुत चतुर मंत्री था और वो बिना युद्ध लड़े सभी देशों में क्या हो रहा था? यूनिफिकेशन की बात चल रही थी। अच्छा, फ्रांस सबसे पहले तो कहाँ पर नेशनलिज्म आया बताओ? फ्रांस में आया कि नहीं? क्योंकि फ्रांस में लुई 16 था। लुई 16 के बाद कौन आया? लुई 16। लुई 16 के बाद आपने देखा पहले उसकी मोनार्की थी, फिर क्या आ गई बताइए? पहले एब्सोल्यूट मोनार्की थी। कैसी थी? एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की के बाद क्या ही बताइए? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जब वहां पर नेशनल असेंबली बनी, फिर उसके बाद क्या आई? यही लुई 16 तब भी राजा था। फिर उसके बाद कौन राजा बना बताइए? फिर इसके बाद जो भी बना मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बना। इसका गला काट दिया गया, गुलोटिन कर दिया गया। फिर कौन बना? मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। वो चीज आई, दैट इज अब क्या आ गया बताइए? रिपब्लिकन। चुनाव हुए, पब्लिक जिसे चुन ले, द गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक इज कॉल्ड रिपब्लिक। जो इलेक्शन से सरकार चुनी जाए उसे क्या कहते हैं? रिपब्लिक। ये देखो, दैट इज रिपब्लिक आ गया। मेरा कहने का मतलब है पहले निरंकुश राजतंत्र, फिर संवैधानिक राजतंत्र और फिर गणतंत्र, फिर क्या आ गया? लेकिन ये भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। ये 1774 में बना और फिर 1779 और अगस्त में इसने क्या कर लिया बोलो? ये स्वीकार कर लिया। तो 1791 के करीब तक रहा, सितंबर के करीब। और 91 से 94 के बीच में क्या आ गया बताओ? तो दैट इज 1791 के बाद से ये 94 में इसे चढ़ा दिया गया गुलोटिन। इतनी बात समझ में आ गई? ये अच्छा काम नहीं कर रहा था, रिपब्लिक का ही लीडर था, लेकिन इसने क्या किया बताओ? जो बड़े बड़े नोबेल्स थे या क्लर्जी थे, सबको गुलोटिन करना शुरू कर दिया, मास गुलोटिन, कि तुम सब लोग अमीर हो, गुलोटिन हो जाओ। सही है। अच्छा, इसके जाने के बाद कौन आया? 5 लोगों की सभा आई, जिनको क्या कहते हैं? कन्वेंशन। और उसका क्या नाम था? डायरेक्टरी। लोगों ने कहा अकेला मत रखो रिपब्लिक में, एक आदमी को रोक दोगे तो वो, हाँ कौन? 5 लोग। उनको क्या कहते हैं बोलो? डायरेक्टरी। 5 लोग आ गए डायरेक्टरी को। उन्होंने क्या कहा गया? कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब है वही चीज। ये भी एक रिपब्लिक है।
लेकिन इसमें हमने क्या देखा बताइए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 बनाई गई, उनसे 3 और 2 मेंबर चुने गए, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद बनी, उनसे मिलाकर ये बना। अच्छा, अब जब डायरेक्टरी आ गई ये भी रूल नहीं कर पाई। 1794 से 1799 तक इसका शासन रहा, लेकिन ये इतनी कमजोर थी कि कोई निर्णय ही नहीं ले पाती थी। 5 लोग मिलकर निर्णय ले पाएंगे? फिर उसके बाद कौन आ गया बताइए? इसका फायदा उठाते हुए मिलिट्री का एक बहुत ऑमनीपोटेंट टाइप, काफी शक्तिशाली उसमें सर्वे सर्वा था, उसने अपने आप को हेड अनाउंस कर दिया। और फिर 1799 पे मिलिट्री रूल आ गया, और उसे क्या कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्टे, इसको भी कहते हैं नेपोलियन। ये आ गया, ठीक है। और फिर इसने बाद में क्या किया, वहां का जो पैलेस ऑफ वर्साइल्स उसको जलवा दिया, उसके डॉक्यूमेंट जलवा दिए। अब बोला डायरेक्टरी नहीं जलवा, इसने साजिश रची, ऐसा उसने सर्दी की रातों में किया। और फिर बाद में इसका शासन चला, और इसने बताओ पावर ऑफ अटॉर्नी अपने अंडर में कब कर ली कि हम ही सारा सब कुछ है। 1804 में ना, तो 1804 में इसने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी अपने अंडर में कर ली। उसको क्या कहेंगे बताओ? दैट इज, क्या कहा गया उस वर्ड को कि उसने ये अनाउंस कर दिया कि आई एम ऑल इन फ्रांस। ये किसकी कहानी चल रही है ना? तो इसके बाद 1804 से जब इसके हाथ में सारी पावर हो गई, फिर ये चांसलर बन गया। वहां का क्या बन गया? चांसलर बन गया। और 1815 तक इसने क्या किया बताओ? बिल्कुल सही। इसके बाद ये मिलिट्री रूल ही हो गया इसी के अंदर। मिलिट्री रूल अंडर किसके आ गया बोलो? नेपोलियन बोनापार्टे। इट हैज, इसने 1804 में और क्या किया? 1804 में इसने नेपोलियन कोड बना दिया। इसने कितने पूरा फ्रांस के अंदर में ले लिया, ब्रिटेन हो, प्रूसिया, सबको जीत लिया, रसिया का हिस्सा जीत लिया। ये यहाँ से बढ़ता गया, कहाँ तक बढ़ता गया जरा देखो तो। अभी हम लोग वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। इसने फ्रांस को बढ़ाते बढ़ाते ब्रिटेन भी चला गया, प्रूसिया चला गया, और यहाँ रशिया, ये पोलैंड है, पोलैंड में भी चला गया, और साथ में स्पेन का भी कुछ हिस्सा कब्जा कर लिया। ये सब कब्जा कर लिया 80%। सही है। नेपोलियन कोड का तुम मतलब समझती हो? इसने बहुत सारे सुधार किए। इसने यूनिफॉर्म मेजरमेंट रख दिया, ठीक है, और मेजरमेंट का सिस्टम सबका एक कर दिया। और क्या क्या किया बताइए? दैट इज वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम, वेट एक जैसा हो गया। एलए उस समय मीटर नापने की इकाई थी, जैसे मीटर होती है, तो उस समय नापने की क्या इकाई हुआ करती थी? व्हाट वाज द यूनिट? तो कहीं पर आप अगर हैब्सबर्ग से कहीं पर चले जाएं तो अलग अलग जगहों पे इसकी अलग अलग थी। कहीं ये 74 सेंटीमीटर था, कहीं 82 सेंटीमीटर था, तो व्यापारियों को बड़ी तकलीफ होती थी। सही है। तो इसने सबको यूनिफॉर्म कर दिया, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट। और इसने कोर्ट को भी अलग अलग कर दिया, क्रिमिनल कोर्ट अलग कर दिया, और जो दूसरे मॉनेटरी वाले होते थे उनको अलग कर दिया, दीवानी और फौजदारी कोर्ट्स अलग अलग कर दिए। ऐसा ना हो कि हम अपने भाई से संपत्ति का बंटवारा करने कोर्ट गए, वहीं हमारे बगल में क्रिमिनल खड़ा, खूनी खड़ा। उसने कहा नो, जो हमारा झगड़ा, जिनका पैसे का झगड़ा होता है वो अलग कोर्ट में जाए, और वो अलग नहीं तो वो उसका ही गला दबा दे। तो इसलिए क्रिमिनल कोर्ट को इन्होंने जो मॉनेटरी वाले कोर्ट से, फाइनेंशियल वाले से अलग कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट, सिविल कोर्ट, इन्होंने 3 कैटेगरी में वर्टिकल डिवीजन भी किया। इसके अलावा एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया। ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? सिविल कोड ऑफ नेपोलियन। इसने यूरोप को रिफॉर्म कर दिया। तो शुरू में सब इसे सेवियर कहते थे, ये हमारा मसीहा है। हाउएवर, चूंकि मिलिटराइजेशन चल रहा था, इसे और सेना चाहिए थी, और मिलिट्री चाहिए थी, तो इसने लोगों से टैक्स लेना शुरू किया। मिलिट्री बिना टैक्स के तो चलती नहीं है। उन्हीं लोगों से इसने इतने टैक्स ले लिए कि एक जुकेनबर्ग की, दैट इज लिबर्टी ट्री, तुम्हारे बुक में एक चित्र बना हुआ है, जो किसके द्वारा बनाया गया है? जरा देखो, जुकेन फ्रिज के ना, कार्ल कैस्पर फ्रिज ने बनाया है, जिसमें दिखाया गया है, दिखाया वो चित्र देखो, मैं दिखाता हूँ, मिला? ये देखो, इसमें ये दिखाया गया, ये
चित्र। ये दिखाया गया है कि कैसे नेपोलियन, ऊपर ये लगा रहा है कि नेपोलियन तुम्हारा मसीहा है, इसको ट्री ऑफ लिबर्टी कहते हैं, और नीचे वहीं लोगों को पीटा जा रहा है। क्या पीटा जा रहा है कि टैक्स दो। तो ये कार्ल कैस्पर फ्रिज ने एक मौकरी बनाई है, सही है कि नहीं। फिर भी नेपोलियन एक्सपेंशन करता था और अंत में क्या हुआ बताइए, इसकी वाटरलू के युद्ध में पराजय हुई। कहाँ पर पराजय हुई? दैट इज रशिया में। जब -70 डिग्री में ट्रांस साइबेरिया में पहुंच गया, इसके सैनिक कांपने लगे, हम नहीं चल पाए आगे, सर्दियां आ गई। और ऐसे में जो उनकी सेना थी रशिया, वो यहाँ फ्रांस में पेरिस तक पहुंच गई, इनको मारते मारते खदेड़ते खदेड़ते। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जब ये सब आ गए तो 4 देश, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रूशिया एंड इंग्लैंड, 4 देश थे। चारों की जमीन इसने कब्जा कर ली थी ज्यादातर। इन लोगों ने मिलकर सब लोग ऑस्ट्रिया में बैठे। कहाँ बैठे? ऑस्ट्रिया में। और नेपोलियन को भी बुलाया गया, भाई तुम हार गए, पेरिस तक सेना पहुंच गई है रशिया की, और वाटरलू में तुम्हारी पराजय हुई है, बैटल ऑफ वाटरलू, जो कि रशिया में पड़ता है। सब बैठकर यहाँ पर इन लोगों ने इससे वियना की संधि की, दैट इज ट्रीटी ऑफ वियना। इसमें इससे कहा गया वॉट एवर पोर्शन यू हैव ऑक्यूपाइड दैट विल बी एनेक्स्ड। उसको, जैसे एक्स का मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी, तो काट लिया जाएगा। इसके चारों तरफ क्या कर लिया गया, सारा पोर्शन काट लिया गया। द पावरफुल टेरिटरी वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड फ्रांस, वार रिपेरेशन वर टेकन, इससे पैसा लिया गया, तुमने जितना हमारा नुकसान किया उसका पैसा दो, ये सब किया गया। समझ में आया? सो ट्रीटी की गई, और साथ में नेपोलियन से कहा कोई मिलिट्री रूल नहीं चलेगा। लुई 16 का ग्रैंडसन बुलाओ, लुई 16, लुई 1 से चला आ रहा है। लुई का मतलब राजा। किसको बनाया गया बताओ? लुई 18 को बनाया गया। लुई 18 के मरने के बाद अब कंजर्वेटिव रूल आ गया। किसका रूल आ गया? राजा का। किसका रूल आ गया बताओ? राजा का। तो इसमें 1815 में कौन सी संधि साइन हुई हर्षिता? विच ट्रीटी वाज साइन? बहुत अच्छी बात है, कहाँ साइन हुई? ठीक है, लिखो इस चीज को। एलाइड फोर्सेस, इन्होंने क्या किया बताइए? डिफीटेड, एलाइड फोर्सेस डिफीटेड फ्रांस इन बैटल ऑफ, कौन से बैटल में? वाटरलू। ट्रीटी ऑफ वियना, वियना कहाँ पर है बोलो? ऑस्ट्रिया में। was signed between allied forces, कौन कौन से allied forces? रशिया, रूसिया को आजकल जर्मनी कहा जाता है, रूसिया, ऑस्ट्रिया एंड इंग्लैंड, इन लोगों ने बिटवीन एलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर। एक्सिस पावर उस समय कौन था? फ्रांस था कि फ्रांस के बीच में। नेपोलियन वाज रिमूव्ड फ्रॉम क्राउन, थ्रोन में से उसे हटा दिया गया, सिंहासन में से, एंड एक्साइल्ड टू वन आइलैंड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के एक द्वीप पे भेज दिया गया। नेपोलियन को हटा दिया गया। was abdicated, इसे क्या कहते हैं? abdicated का मतलब है dethroned, हटा दिया सिंहासन से। abdicated, सिंहासन से हटा दिया गया। कहाँ बताओ? यहाँ पे चेक कर लो। वास्तविक घटे कभी 89 में हुआ है क्या? वही वाला है, 89 करो, सही है। अब आगे तो ये भी बदल जाएगा। 1789। अब देखो, ये चीज तुम्हें समझ में आ गया? उसे एब्डिकेट कर दिया गया एंड सेंड टू एग्जाइल, कहाँ भेज दिया गया? आइलैंड ऑफ ब्रिटिश आइलैंड, एंड सेंड टू एग्जाइल to British Island.
इसका मतलब है डिथ्रोन, सिंहासन से हटा दिया, रिमूव्ड फ्रॉम थ्रोन, ऐसा कर सकते। एक्साइल का क्या मतलब हुआ बोलो? देश निकाला। Whatever territory was won by Napoleon was annexed, हटा दिया। Territory won by Napoleon was annexed। ये तुम्हारी बुक में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये ट्रीटी ऑफ वियना की क्या शर्तें हैं। एनेक्स्ड का क्या मतलब है? एक्स का मतलब कुल्हाड़ी और एनेक्स का मतलब काट लिया गया। एंड पावरफुल नेशंस वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड फ्रांस, कि फिर फ्रांस ऐसा ना हो कि बढ़ जाए। एंड पावरफुल नेशन वर एस्टेब्लिश्ड अराउंड फ्रांस। उसने जो कन्फेडरेशन बनाया था पलक 39 स्टेट्स का, जिनके बीच में फ्री ड्यूटी ट्रेड चला करती थी, उसको वैसे ही रहने दिया। उसके मॉडर्नाइजेशन को नहीं छेड़ा गया। जो उसने मॉडर्नाइजेशन किया था वो सही था, वो लोगों को पसंद आना। सो हिज जो भी नेपोलियन कोड रिमेन अनडिस्टर्ब, सही है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और क्या किया गया बताओ? ये एक मिलिट्री पर्सन था, और फिर इसको ले आए, बताइए, कंजर्वेटिव रिजाइन वाज रिस्टोर्ड। कंजर्वेटिव का मतलब रूढ़िवादी, जो ये कहते हैं, बोलो उस समय क्लर्जी क्या कहते थे? राजा भगवान का रूप। रूढ़िवादी लोग कहते हैं वो ज़्यादा चेंज नहीं चाहते, कहते थे सब लोग इन्हीं के मानो, ये भगवान है। ये समझ में आ गई बात? तो कौन सा रिजाइम आ गया बताइए? लिबरल रिजाइम हटा दिया गया। जो लिबरल से हमें और आज़ादी चाहिए, बोले कुछ आज़ादी नहीं चाहिए, राजा को मानो, जैसा कहे वैसा मानो। कंजर्वेटिव रिजाइम वाज रिस्टोर्ड। कौन आ गया कंजर्वेटिव रिजाइम में बोलो? वाज रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड हो गया। लुई 18 केम टू पावर। फिर फिलिप आएगा, चार्ल्स टन आएगा, फिर कौन आएगा? चार्ल्स टन। तो लुई 18 came to power। अच्छा, ये जो पहले ये लोग चल रहे थे, कौन कौन से चल रहे थे? जैसे हमने देखा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर में जैकोबिन्स थे, लोअर मिडिल क्लास थे कि नहीं? लोअर मिडिल क्लास समझते हो? तो जैकोबिन्स और ये सब आते थे। इस समय लिबरल और नेशनलिस्ट का बड़ा बोलबाला था। लिबरल्स क्या चाहते थे? हमें आज़ादी दो। और नेशनलिस्ट क्या चाहते थे? फ्रांस एक नेशन है और वो मैरियनी इसकी राजमाता है। ऐसे दिखाया गया कि नहीं? जैतून की पत्तियां पहने हुए हैं, तो ये सब दिखाया गया। मैरियनी को दिखाया गया और उनको ट्राई कलर में लिपटा हुआ दिखाया गया। उसमें राष्ट्रभक्ति थी लोगों में। लेकिन जब कंजर्वेटिव रिजाइम आएगी तो ये क्या करेगी? इसने बैन कर दिया। किसको बैन कर दिया? ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया। ऑल्सो बैन ऑल टाइप ऑफ, जो जिनके बीच में इस तरीके के लिबरल ग्रुप्स थे और नेशनलिस्ट ग्रुप को बोला तुम लोग कहीं पार्टी नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, सबको बैन कर। समझ में आई? तो जब कंजर्वेटिव रिजाइम आई, अगर फिर से ऐसा होगा तो फिर से लोग उठेंगे। ये चीज़ हुई। यहीं से हमारी अब इटली की कहानी शुरू। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बात बताने के लिए कि लुई 18 ने क्या किया, ये हमें सब बताना पड़ा। तो लुई 18 ने क्या किया? अगर कंजर्वेटिव राजा सब जगह हो, यहाँ भी राजा बैठा, यहाँ भी बैठा है। अब बोलो यहाँ कौन था? कैसर विलियम II था। राजा सब एक होते हैं, एक जगह विद्रोह होगा तो सब जगह नुकसान है। तो इन लोगों ने क्या किया कि कहीं पर भी अब कोई भी मीटिंग नहीं हो सकती है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर बैन, जैकोबिन को भी बैन कर दिया। ऐसी स्थिति में सीक्रेट सोसाइटी का गठन, लोग चोरी छुपे बंकर में बैठकर क्या करते थे? अब अपनी मीटिंग करते थे, कैसे यूरोप को आज़ाद करें। उन्हीं में एक 6.5 फीट लंबा गुसीपी मज़ीनी था। उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर दिया। वो बात समझ में आ गई?
तो इन लोगों ने क्या किया, कंजर्वेटिव रिजाइम आ गई पावर में, दे हैव बैंड। जब राजशाही आ गई तो क्या वो रहने देंगे इन सब चीजों को? दे हैव बैंड। किसको बैन कर दिया बताओ? दे हैव बैंड कोई भी लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब आगे की बात देखो। अब यहां पर अगले पेज पे आ जाओ। दैट इज कंजर्वेटिव सोसाइटी का ये कहना था कि तुमको सिर्फ इतनी आजादी है कि तुम जब तक चाहो सोच सकते हो, बोलने का अधिकार नहीं, सबके मुंह पे पट्टी बंद। चेक करो दी कि नहीं? ये देखो कंजर्वेटिव सोसाइटी के लिए क्या टैग लाइन थी? You have no right to speak. However, how much period of time you can think you may. अब बात की नहीं, तो ये कंजर्वेटिव डिजाइन में बस इतनी है। अब देखिए अगला पेज गुसीपी मजीनी का, तो क्या हुआ होगा? That is इसके ठीक ऊपर क्या लिखा है? जो लिबरल्स और नेशनलिस्ट थे क्या उनको बैन कर दिया गया है? चेक करो ऊपर की लाइन पढ़ो, द नेशनलिस्ट के ऊपर की दूसरी तीसरी लाइन पढ़ो, क्या चीज लिखी है कि नाउ गुसीपी मजीनी जो कि एक इटालियन रिवॉल्यूशनिस्ट था, वो नहीं चाहता था कि उसका जन्म जेनोवा में हुआ था। देखो गुसीपी मजीनी पर भी 3 नंबर का नोट आता है, तो हम लिखते हैं, ठीक है? तो गुसीपी मजीनी का कहाँ जन्म हुआ था? दैट इज जेनोवा। जेनोवा कहीं इधर के आसपास है, यहाँ पे नहीं है, ये कहीं ऑस्ट्रिया के पास, यहाँ पे जन्म, इसका यहाँ जन्म है, ठीक है? बट वो इटालियन लैंग्वेज जानता था और वो चाहता था कि इटली एक नेशन बन जाए। चल इस चीज को अब हम देखें कि जेनोवा इन वर्ल्ड मैप। अब देखो कि इस जगह पे है जेनोवा, ये इटली के ही पास है, यहाँ पे ये देख रहे हो, फिर से देखो, यानी ये नदन इटली में दिखाया गया। ये सार्डिनिया है, ये पीडमोंट है, जेनोवा कहाँ पे है? ये देखो जेनोवा को देखो, सब पता चले। ये इटली के 3 हिस्से दिखाए गए। ऊपर कौन सा है? सार्डिनिया। सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। और ये पीडमोंट, और जो ये नॉर्थ पोर्शन है ये ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अंदर में था, यही जेनोवा है। सही है? अब हम जरा देखें, तो अब हम देखेंगे दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये अलग क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखिए कि इन 1815 तक क्या हो चुका था? आपको मालूम है वियना बन चुकी थी, ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में हुई थी। और उस समय क्या हुआ? नेशनलिस्ट, ठीक उसके ऊपर की लैंग्वेज लिखी है, नेशनलिस्ट एंड लिबरल्स वर बैन। फिर क्या हुआ? नेशनलिस्ट एंड लिबरल्स वर बैन। अब उस समय में क्या हुआ? बैन कर दिए गए। नाउ गुसीपी मजीनी, ए लॉन्ग टाल फिगर
जो कि देखो आप ये जहाँ बैठा उसी देख सकते हो, बाकी मैं वीडियो में दिखाऊंगा। नाउ गुस्सीपी मजीनी, देखिए गुस्सीपी मजीनी ने क्या किया, स्प्रेड द आइडिया ऑफ रिवोल्यूशन। बॉस ये कहाँ पर बॉन्ड था, बॉन्ड इन जेनोवा, ये लिखना पड़ेगा, इसका अलग से नोट है। जेनोवा जो कि इटली में ही था, अब पहले तो किंगडम ऑफ सिसिलीज में था। कहाँ पे बॉन्ड किया, गुस्सीपी मजीनी, इट इज बॉर्न इन जेनोवा, वाज रिवोल्यूशनिस्ट। इट हैज फाउंडेड, कौन सी सोसाइटी बनाई बोलो, यंग इटली, इटली एंड यंग यूरोप। इतना काम हो गया, यंग इटली और यंग यूरोप इसने बना दिया। अब जरा देखिए कि और उसने ही हैज अपोज्ड मोनार्की, उसने क्या किया, सुनिए, फॉलोइंग हिज मॉडल सम सच सोसाइटी और भी बनाई गई। कहाँ कहाँ बनाई गई, इन जर्मनी में बनाई गई, फ्रांस में भी बनाई गई, क्योंकि फ्रांस में कंजर्वेटिव डिजाइन आ चुकी थी, फ्रांस में लुई 18 आ चुका था, स्विट्जरलैंड में बनाई गई, और कहाँ बनाई गई, एंड पोलैंड। 4 जगह बनाई गई, सब जगह बढ़ो। ये जर्मनी है, जर्मनी में बनी, पोलैंड में बनी, यहाँ पे कहीं स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी और ये हैप्पीएस्ट कंट्री में आता है। सही है, फिनलैंड भी आता है, फिनलैंड, नॉर्वे, है ना, ये सब इधर पर है। तो स्विट्जरलैंड, पोलैंड, इन 4 जगहों पे ये जो यंग यूरोप की सोसाइटी बनी और रिवोल्यूशन की। गुस्सीपी मजीनी का योगदान आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से, नाउ वी विल सी that how this has taken place. अब देखो, नेशनलिज्म इन यूरोप, एल्बम जायसवाल क्लासेस। Nationalism in Europe album Jaiswal Classes. इसमें प्ले लिस्ट आ जाती है क्या, प्ले लिस्ट कैसे है, हाँ ये स्टूडियो से आ सकते, ऐसे नहीं आएगी ना, चैनल में आएगी ना। नेशनलिज्म इन यूरोप वीडियो एल्बम, चैनल में फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड नेशनलिज्म इन यूरोप वीडियो एल्बम।
जायसवाल क्लासेस। French Revolution and Nationalism in Europe. सर आदित्य का रिकॉर्ड तरीका है। जायसवाल क्लासेस। प्ले लिस्ट में हुआ ये खोल सर सकते हैं सर उसको आज इसमें नहीं आता। खोल सकते हैं ये चीज इस वाले में भी सर, नहीं आज है। प्लेलिस्ट खोल हाँ? सकते आदित्य को हैं आती है करो करो भाई इंजीनियर प्ले लिस्ट निकालो। जरूरत नहीं है Sure. एक मिनट इसको दो पार्ट में कर लेते हैं, ये वाला लगाना चलिए लिस्ट है उसमें है। ऑप्शन आते हैं आ गया ये तो सही है, तुमसे सीख लेंगे ना। अब जरा देखो अच्छा हाँ सॉरी वो इनकॉग्निटो हो गया है इनको इसमें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही शिवा शन इसमें स्क्रीन शेयर सर नहीं वो हो रही इनकॉग्निटो मोड है सर स्क्रीन शेयर शेयर नहीं होगी। सर आप वो इसको बदल लो, इसमें लगाओ। इनकॉग्निटो क्या जरूरत पड़ेगी भाई दिन भर लॉगिन किया है ना क्या दिक्कत है? ये लो। अच्छा 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 समझ